नमस्कार। आज हम एक 18-19 वर्षीय बालक की कुंडली लेकर आए हैं। इनका मुझसे ये प्रश्न था कि मेरा बेटा IIT JEE के एग्जाम में 2024 में पास होगा या नहीं। इनका बेटा 2 बार IIT JEE का एग्जाम दे चुका है, एक 2022 में और दूसरा 2023 के जनवरी और अप्रैल में। दोनों ही एग्जाम में वो फेल हो गया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये मेरे पास आए और 24 के लिए इनका प्रश्न था कि अब 2024 में क्लियर होगा या नहीं होगा। तो हम इनकी कुंडली देखते हैं कि इनकी कुंडली, इनकी भाग्य क्या कहती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुंडली में उच्च शिक्षा के योग हैं भी या नहीं है। यदि योग हैं तो हम आगे दशाओं पर जाएंगे, और यदि योग ही उच्च शिक्षा के योग ही नहीं है तो फिर आगे बढ़ने का कोई लाभ नहीं है। उच्च शिक्षा, अब ये हायर एजुकेशन है, IIT ये एक हायर एजुकेशन है, तो उसके लिए ऐसे योग भी उपस्थित होने चाहिए कुंडली में। तो देखते हैं, ये कर्क लग्न की कुंडली है और लग्नेश चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित है। ये अच्छा है। द्वितीय भाव बेसिक शिक्षा का भाव है, संस्कार का भाव है। तो यदि लग्नेश द्वितीय भाव में स्थित हो और किसी भी क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित ना हो, नीच अस्त ना हो, तो फिर ऐसे बच्चे की का जो बेसिक शिक्षा है वो बहुत अच्छी होती है, उसके संस्कार अच्छे होते हैं, वो अच्छे संस्कारों वाले परिवार में पैदा होता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें ये चंद्रमा दिखा रहा है। अब कुंडली में शिक्षा के भाव कौन कौन से हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए, शिक्षा का भाव जो प्रमुख भाव है वो है चतुर्थ भाव। दूसरा है पंचम भाव। पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है, और शिक्षा भी, कॉलेज की शिक्षा भी हम इसी पंचम भाव से देखते हैं। उच्च शिक्षा का भाव है नवम भाव। ये 3 प्रमुख शिक्षा के भाव, चतुर्थ, पंचम और उच्च शिक्षा का भाव नवम। तो हम इस कुंडली में देखते हैं, चतुर्थ भाव में केतु स्थित है, तुला राशि है, शुक्र की तुला राशि है और केतु स्थित है, अन्य कोई ग्रह नहीं है। लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र को देखिए, ये पंचम में बैठा है, यानी चतुर्थ से द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव अच्छा भाव माना जाता है, द्वितीय भाव शिक्षा का भाव भी है, ये अभी मैंने बताया आपको। तो चतुर्थ से द्वितीय भी अच्छा है। यदि चतुर्थेश पंचम में स्थित होता है तो यह शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अब पंचम भाव को देख लीजिए। पंचम भाव में शुक्र, मंगल, बुध 3 ग्रह बैठे हुए हैं। मंगल अपनी ही राशि में स्थित है, तो जब पंचमेश अपनी ही राशि में स्थित होगा और चतुर्थेश भी स्थित है तो स्वाभाविक सी बात है कि शिक्षा अच्छी होगी, और फिर शिक्षा का कारक बुध भी स्थित है, तो निश्चित ही शिक्षा अच्छी होनी है। अब एक खास बात देखिए इस कुंडली में, चतुर्थेश शुक्र और पंचमेश मंगल, ये दोनों
एक साथ स्थित है पंचम भाव में, शिक्षा के भाव में। चतुर्थ यानी केंद्र और पंचम यानी त्रिकोण, तो ये दोनों मिलकर राजयोग बना रहे हैं। राजयोग कब बनता है? जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ स्थित हो, या एक दूसरे को देख रहे हों, या एक दूसरे की राशि में स्थित हो, तो राजयोग बनता है। तो यहां पर चतुर्थेश और पंचमेश यानी केंद्राधिपति और कोणाधिपति दोनों एक साथ त्रिकोण भाव में स्थित है, तो ये एक राजयोग बना रहे हैं। और ये राजयोग शिक्षा भाव के स्वामी बना रहे हैं, शिक्षा के भाव में बना रहे हैं। और फिर इतना ही नहीं, ये तो लग्न से देखा हमने कि ये लग्न से चतुर्थेश और पंचमेश राजयोग बना रहे हैं। अब चंद्रमा से भी देखिए, यानी चंद्र कुंडली से। तो चंद्रमा से यदि हम देखते हैं तो मंगल दशम भाव का स्वामी है और मंगल नवम भाव का स्वामी है और शुक्र दशम भाव का स्वामी है। चंद्रमा से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चंद्रमा से ये नवम भाव हुआ जिसका स्वामी मंगल है, और ये दशम भाव हुआ जिसका स्वामी शुक्र है। यहां फिर से वही बात आ रही है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी चंद्रमा से चतुर्थ भाव यानी शिक्षा के भाव में राजयोग बना रहे हैं। तो ये राजयोग केवल लग्न से ही नहीं, चंद्रमा से भी ये राजयोग बन रहा है। इसलिए ये कहा जा सकता है, दावा किया जा सकता है कि इस बालक की शिक्षा बहुत अच्छी होगी, ये उच्च शिक्षित होगा। फिर उच्च शिक्षा के भाव नवम का स्वामी गुरु नवम भाव को यानी अपने भाव को, अपनी राशि को देखकर बलवान कर रहा है, तो ये भी एक योग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बालक उच्च शिक्षित होगा, इसकी कुंडली में उच्च शिक्षा के योग हैं और प्रबल योग हैं। अब जब प्रबल योग हैं तो फिर ये बालक 2 बार परीक्षा इसने दी और दोनों बार ये फेल हुआ। ऐसा क्यों हुआ? जब योग है, होता क्या है कि कुछ कुंडलियों में ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में राजयोग है या प्रबल धन योग है, लेकिन वो कभी फलित नहीं हो पाता है। कारण ये उचित समय पर दशा नहीं मिलती है। कभी कभी तो किसी के जीवन में ऐसे राजयोग कारक, धन योग कारक ग्रहों की दशाएं ही नहीं आती हैं, पूरा जीवन ही निकल जाता है। तो फिर ऐसे राजयोग या धन योग का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो केवल इतना देख लेना पर्याप्त नहीं है कि हमारी कुंडली में राजयोग है, प्रबल धन योग है। केवल इतना देख लेना पर्याप्त नहीं, हमें यह भी देखना होगा कि क्या उपयुक्त समय में वो उचित दशा आएगी भी हमारे जीवन में अथवा नहीं। तो इनके में राजयोग तो है, लेकिन क्या ये राजयोग फलित होगा या नहीं? क्योंकि अभी 2023 में जनवरी और अप्रैल में इन्होंने 2 बार एग्जाम दिया और दोनों ही बार ये फेल हो गए। इसलिए इनके पिताजी को शंका हुई कि ये बालक पास होगा भी या नहीं, तो ज्योतिषी के पास आए। अब हम ये देखते हैं कि ये बालक फेल क्यों हुआ। पहले तो हम ये देख लें कि फेल क्यों हुआ। तो देखिए 2023 में बुध की अंतर्दशा थी, चंद्रमा की महादशा और बुध की अंतर्दशा। देखने पर ऐसा लगेगा कि बुध की अंतर्दशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बुध एक तो शिक्षा का कारक है, दूसरा वो शिक्षा के भाव में स्थित है,
तीसरा वो पंचमेश के साथ स्थित है। तो फिर देखने में ऐसा लगता है कि बुध की अंतर्दशा बहुत अच्छी होगी और शिक्षा में इन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ? जब इतना अच्छा लग रहा है, बुध पंचम भाव शिक्षा के भाव में बैठा है, पंचमेश के साथ है, शिक्षा का स्वयं कारक भी है, तो फिर शिक्षा के कारक की अंतर्दशा में और बालक फेल हो गया, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये मैंने आपको बुध के 2-3 पॉजिटिव पॉइंट बताए, सकारात्मक पक्ष बताया मैंने। अब इसके नकारात्मक पक्ष की ओर चलते हैं। पहला, बुध शत्रु राशि में स्थित है। दूसरा पॉइंट, शत्रु मंगल के द्वारा पीड़ित है। बुध और मंगल घोर शत्रु हैं। सामान्य तौर पर बुध में मंगल या मंगल में बुध की दशाएं, परस्पर दशाएं अच्छी नहीं होती हैं। सामान्य तौर पर कभी कभी अच्छी होती हैं। तो ये दोनों ही घोर शत्रु हैं। तो बुध एक तो शत्रु राशि में स्थित है। हम यहां पॉइंट नोट करते हैं। पहला पॉइंट, शत्रु राशि में स्थित है। दूसरा, शत्रु के द्वारा पीड़ित है। तीसरा, बुध 2 अशुभ भाव का स्वामी है, द्वादश भाव और तृतीय भाव, ये दोनों ही अशुभ भाव कहलाते हैं। तो ये 2 अशुभ भाव का स्वामी है। चौथा, ये लग्नेश का शत्रु है। जब भी दशाओं पर ध्यान दें तो ये भी देखना जरूरी है कि जिस ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, महादशा, क्या ये लग्नेश का शत्रु है अथवा मित्र है। यदि लग्नेश का शत्रु है तो परिणाम उतने अच्छे नहीं होंगे, और यदि लग्नेश का मित्र है तो थोड़ी कमजोरी भी यदि है तो परिणाम अच्छे होते हैं। तो ये देखना जरूरी है। अब 5वां पॉइंट, महादशा चंद्रमा की थी और अंतर्दशा बुध की। चंद्र और बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, तो इसलिए चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा यहां यह भी ठीक नहीं होगी। चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा भी सामान्य तौर पर अच्छी नहीं होगी। तो बुध के, अच्छा, ये बुध, मैंने नवांश कुंडली यहां नहीं दी है, मैं आपको इतना बता दूं कि नवांश कुंडली में ये बुध अष्टम भाव की राशि कुंभ में स्थित है। कुंभ राशि अष्टम भाव में पड़ती है। तो ये नवांश कुंडली में कुंभ राशि में स्थित है। कुंभ राशि नवांश कुंडली में तृतीय भाव में चली गई है, तो ये कुंभ राशि में स्थित, ये भी अच्छा नहीं है। तो ये 6वां पॉइंट है कि नवांश में ये लग्न कुंडली के
अष्टम की राशि में स्थित है। तो इस तरह से हमने देखा कि बुध के सकारात्मक पक्ष तो बस इतना है कि बुध शिक्षा का कारक है, बुध पंचमेश के साथ है, बुध शिक्षा के भाव में स्थित है। लेकिन नकारात्मक पक्ष जब हम देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा है। शत्रु राशि में है, शत्रु के द्वारा पीड़ित है, 2 अशुभ भावों का स्वामी है, लग्नेश का शत्रु है और महादशानाथ का शत्रु है। नवांश कुंडली में लग्न कुंडली के अष्टम भाव की राशि में स्थित है। तो जब चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा आएगी तो चूंकि वो शिक्षा के भाव में स्थित है और शिक्षा का कारक भी है, और इस तरह से जब पीड़ित है और अशुभ भाव का स्वामी है, महादशानाथ का शत्रु है, लग्नेश का शत्रु है, तो शिक्षा से संबंधित दुष्परिणाम देगा। तो यही किया इसने। इन्होंने बुध की अंतर्दशा में 2 बार एग्जाम दिया और दोनों बार ही ये फेल रहे। अब इनका सवाल है कि क्या 2024 में ये पास होंगे कि नहीं होंगे। तो 2024 में भी बुध की ही अंतर्दशा होगी, क्योंकि 7 मार्च 2024 तक बुध की अंतर्दशा है। इस अंतर्दशा में 22 जुलाई 2024 तक इसकी दशा है। तो 22 जुलाई 2024 तक ये बुध की अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। उस समय हो सकता है कि राहु गुरु या शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। शनि वैसे भी देखिए 0 अंश का है, 2 अशुभ भावों का स्वामी है। तो बुध की अंतर्दशा में इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। जब अंतर्दशा नाथ ही इनकार कर रहा है तो प्रत्यंतर दशा नाथ देखने का अर्थ ही नहीं है। तो बुध की अंतर्दशा में इन्हें सफलता नहीं मिलेगी, यानी 2024 में इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। और ये बात मैंने इनके पिताजी को बता दिया है कि आप तैयारी तो करवाते रहें, एग्जाम भी दिलवाएं, क्योंकि उससे अनुभव बढ़ता है, लेकिन उम्मीद ना करें। IIT जैसे क्षेत्र में जाने के लिए बुध की अंतर्दशा अच्छी नहीं है, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। अब ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी तरह से फेल कर देगा, क्योंकि आखिर कुछ तो सकारात्मक बिंदु है इसके पास, तो नंबर तो आएंगे। लेकिन जो आप उम्मीद कर रहे हैं IIT वगैरह में जाने के लिए, तो आपकी ये उम्मीद पूरी नहीं हो पाएगी, कुछ अंकों से रह जाएगा। फिर क्या करें? फिर आगे प्रयास करें, कोशिश करें। तो क्या आगे फिर कोई चांस है? तो आगे देखते हैं हम। बुध की अंतर्दशा 22 जुलाई 2024 को समाप्त होगी, जुलाई में। अब इसके बाद केतु की अंतर्दशा आएगी, जो बस थोड़े से समय के लिए ही होगी, यानी कि 22 जुलाई से लेकर के और 22 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक, 7 मार्च तक ये है, 7 मार्च से लेकर और 7 अक्टूबर तक केतु की अंतर्दशा होगी। तो केतु की अंतर्दशा में तो एग्जाम ही नहीं होगा कोई, क्योंकि ये एग्जाम हर वर्ष जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच होते हैं। तो केतु की अंतर्दशा में तो कोई एग्जाम ही नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम आप जनवरी में देंगे उसमें तो आप फेल हो जाएंगे। तो फिर 2025 में देना होगा। तो हम ये देखें कि 2025 में किसकी दशा है और कैसे ग्रह की दशा है,
क्या वहां ये कुछ कर पाएंगे या नहीं। तो अब देखिए शुक्र की अंतर्दशा। शुक्र की अंतर्दशा 7 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी। बुध का एक निगेटिव पॉइंट और बता देता हूं। बुध षडबल में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। षडबल में बहुत कमजोर है बुध। तो शुक्र की अंतर्दशा 7 अक्टूबर 24 से लेकर 7 जून 2026 तक चलेगी। लगभग 24 से 26, लगभग 1.5 वर्ष के आसपास, 1.25 वर्ष के आसपास शुक्र की अंतर्दशा, नहीं, 2.25 वर्ष लगभग की अंतर्दशा इसकी शुक्र की होगी। तो शुक्र की अंतर्दशा आएगी 2025 में। जब ये एग्जाम देंगे उस समय शुक्र की अंतर्दशा होगी। तो क्या शुक्र क्या कहता है, हम ये देखते हैं। शुक्र यहां पंचम भाव में ही स्थित है और आप ये कह सकते हैं कि मंगल के द्वारा पीड़ित है। जैसा मैंने बुध के साथ बताया है वैसा ही आप कह सकते हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। बुध शुक्र जो पीड़ित है वो किन्हीं अन्य अर्थों में होगा। शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में ऐसा माना जा सकता है। वैवाहिक जीवन के बारे में ऐसा माना जा सकता है, लेकिन शिक्षा के मामले में ऐसा नहीं माना जाएगा। और कारण ये है कि ये चतुर्थेश है शुक्र और मंगल पंचमेश है। दोनों ही शिक्षा के भाव के स्वामी हैं, दोनों ही केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, दोनों ही राजयोग बना रहे हैं। तो इसलिए अब चूंकि दोनों शिक्षा भाव के स्वामी हैं, शिक्षा के भाव में राजयोग बना रहे हैं, तो शिक्षा के मामले में ये बुरा फल नहीं देंगे, बहुत अच्छा एक्सीलेंट रिजल्ट देंगे। तो शुक्र जो है वो एक्सीलेंट रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा शिक्षा के मामले में। तो शुक्र की अंतर्दशा है और शुक्र यहां चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव को देख भी रहा। अब एकादश भाव किन बातों के लिए देखा जाता है? एकादश भाव प्राप्ति स्थल कहलाता है, लाभ भाव कहलाता है। शिक्षा में के भाव में लाभ भाव का स्वामी शुक्र शिक्षा के भाव में बैठा है। तो इसका क्या अर्थ है? शिक्षा से लाभ, शिक्षा की प्राप्ति। तो इस तरह से शुक्र की जो अंतर्दशा है वो बहुत ही शानदार होगी। हाँ, पीड़ित होने के कारण थोड़ा कमजोरी है इसमें, तो उसके लिए कुछ उपाय कर लेना चाहिए। वैसे उपाय नहीं भी करेंगे तो भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन फिर भी कमजोर है। कमजोर कहां है? ये षडबल में कमजोर है, और तो कहीं कमजोर नहीं, लेकिन षडबल में थोड़ा कमजोर है। तो इसलिए कुछ उपाय कर लेना चाहिए। तो शुक्र की अंतर्दशा, अब जब जनवरी में एग्जाम होगा तो देखिए आप, शुक्र में शुक्र की प्रत्यंतर दशा 17 जनवरी तक है। तो यदि 17 जनवरी तक इनका एग्जाम हो जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। 17 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक, 2025 की बात कर रहा हूं, 17 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक सूर्य की प्रत्यंतर दशा होगी। सूर्य छठे भाव में स्थित है। द्वितीय भाव का स्वामी अपने भाव से पंचम भाव में यानी शुभ भाव में स्थित है। छठा भाव अशुभ भाव कहलाता है, लेकिन ये प्रतियोगिता का भाव है। यहां पर बात शिक्षा की चल रही है, यहां पर बात प्रतियोगिता की चल रही है, इसलिए हम इसके निगेटिव पॉइंट को यहां नहीं देखेंगे। यहां हम देखेंगे कि यह शिक्षा के भाव में और मित्र राशि में स्थित है और अपने भाव से शुभ भाव पंचम में स्थित है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है,
तो इसलिए शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में सूर्य यहां पर अच्छे रिजल्ट देगा। तो यदि 17 जनवरी के बाद कोई एग्जाम है, 17 फरवरी तक, तो भी इनका रिजल्ट एक्सलेंट होगा। इसके बाद चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा आएगी। चंद्रमा 17 फरवरी से 7 अप्रैल 2025 के बीच है। चंद्रमा को देखिए, लग्नेश है, इस कुंडली का सबसे ज्यादा शुभ ग्रह, और बैठा कहाँ है? धन भाव में बैठा है, शुभ भाव में स्थित है, मित्र राशि में स्थित है। चंद्रमा भी अच्छे रिजल्ट देगा। इसके बाद मंगल की प्रत्यंतर दशा आएगी। शुक्र और मंगल, शुक्र की अंतरदशा, मंगल की प्रत्यंतर दशा कब आएगी? ये 7 अप्रैल के बाद। तो जैसे अप्रैल में भी एग्जाम होता है, तो 7 अप्रैल के बाद मंगल की अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा, शुक्र में मंगल। ये दशा सबसे ज्यादा शानदार दशा होगी शिक्षा के उद्देश्य से। तो कहने का मतलब ये है, मंगल के बाद फिर राहु की दशा भी आएगी। राहु भी यहां बुरे फल नहीं देगा, ये दशम भाव में स्थित है, यहां बुरे फल ये नहीं देगा, नवांश में भी ठीक है ये। तो कहने का अर्थ ये है कि 2025 में इन्हें एग्जाम देना चाहिए, और दावे के साथ कहा जा सकता है कि 2025 में बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट मिलेगा इन्हें। तो इस तरह से हमने ये देखा कि 2023 में ये फेल हुए, 2024 में अभी फिर फेल होना है, लेकिन निराशा की जरूरत नहीं है। 2025 में बहुत ही अच्छे अंकों से ये पास होंगे। इसके अलावा इनका ये जो राजयोग यहां बन रहा है, वो इनके जीवन में निश्चित रूप से फलित होगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रभु आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।